दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का आज शिलान्यास। पीएम मोदी 3 इमारतों की रखेंगे आधारशिला। कॉफी टेबल पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी तैयार। लोकसभा 5 राज्यों के चुनावों को लेकर होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जुलाई में करेंगे बैठक। 7 जुलाई को पीएम मोदी का गोरखपुर दौरा। दोपहर 12 बजे गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में होंगे शामिल। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन। सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से मिलेंगे राहुल। इजाजत मिली तो मोइरोंग भी जा सकते हैं। आदि पुरुष को बैन करने वाली याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदू सेना ने लगाई है याचिका। भावनाएं आहत करने का आरोप। अमरनाथ यात्रा कल से यात्रियों का पहला जत्था रवाना। पहले दिन 2179 श्रद्धालुओं को बालटाल रूट के लिए टोकन मिला। 62 दिन तक यात्रा चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां खबर बांदा से है। बांदा में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी बोलेरो कार। हादसे में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौत। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने घायलों को भेजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बोलेरो सवार का मेडिकल कॉलेज में चल रहा उपचार। सभी कमासिन थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलौसा गांव के निवासी। बबेरू कोतवाली के बबेरू कमसिन मार्ग की घटना। खबर बांदा से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी बोलेरो कार। हादसे में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौत। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने घायलों को भेजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बोलेरो सवार का मेडिकल कॉलेज में चल रहा उपचार। सभी कमासिन थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिलौसा गांव के निवासी। बबेरू कोतवाली के बबेरू कमासिन मार्ग की घटना। खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी बोलेरो कार। बोलेरो सवार का चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज। हादसे में बोलेरो कार सवार 6 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। बांदा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी बोलेरो कार। तो आज दुर्घटना हुई है, इसमें सभी घायलों का समुचित उपचार करने के लिए सीएमएस को निर्देशित कर दिया गया है। और जिला अस्पताल में अभी 4 लोग भर्ती हैं। इन सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता भी की है, मुलाकात भी की है, और सभी जो इलाज की सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें से जो 2 लोग हैं, उनको एक को रेफ़र किया गया है मेडिकल कॉलेज के लिए, और एक व्यक्ति कानपुर के लिए गया है। तो खबर हम आपको बांदा से बता रहे थे, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बांदा हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बांदा हादसे पर सीएम योगी ने किया दुख व्यक्त। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों का समुचित इलाज कराया जाए।
सीएम योगी ने कहा कि घायलों का समुचित इलाज कराया जाए, साथ ही घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। हम आपको बता दें कि बांदा में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम योगी ने संवेदना व्यक्त की। घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। सीएम योगी ने कुछ ऐसा कहा कि घायलों का समुचित इलाज कराया जाए, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। बांदा हादसे पर सीएम योगी ने किया दुख व्यक्त। खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। जहां एक बोलेरो खड़े ट्रक में जाकर घुस गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही बोलेरो सवार का इलाज जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में घायल का उपचार लगातार जारी है। बांदा हादसे में सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का आज शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का आज शिलान्यास। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 7 मंजिला ये इमारतें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे वाली। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 7 मंजिला ये इमारतें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे वाली होंगी। कॉफी टेबल पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे पीएम मोदी। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का आज शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 7 मंजिला ये इमारतें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे वाली होंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 7 मंजिला ये इमारतें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे वाली होंगी। कॉफी टेबल पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे पीएम मोदी। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों का आज शिलान्यास होना है। इमारतों का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 इमारतों का आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। साथ ही कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन भी करेंगे पीएम मोदी। 7 मंजिला ये इमारतें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे वाली होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 7 मंजिला ये इमारतें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे वाली होंगी। साथ ही पीएम मोदी कॉफी टेबल पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालयों की 3 इमारतों का आज शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 7 मंजिला ये इमारतें आधुनिक बुनियादी ढांचे वाली होंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 इमारतों की आधारशिला रखेंगे। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली विश्वविद्यालयों की इमारतों का आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम और बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी के आज प्रयागराज दौरे की, जहां मुख्यमंत्री योगी का आज प्रयागराज दौरा है। 11:10 पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे प्रयागराज।
लूकरगंज के लीडर प्रेस मैदान में करेंगे जनसभा। 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे। कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 76 फ्लैट। माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई है जमीन। भूमि कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के आवास बने। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने फ्लैट। ₹768 करोड़ रुपए की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी विनय, क्या कुछ जानकारी है? जी, हम आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा है। वो सीधे जो है हेलीपैड, पुलिस लाइन हेलीपैड पे पहुंचेंगे और वहां से जो है जो अतीक अहमद से कब्जे की जो जमीन है उस पे जो आशियाने बने हैं, आज उसकी जो है चाबी वो सौंपेंगे, गरीबों को जो है सौंपेंगे। लगभग वो 11 बजे के करीब जो है हेलीपैड पुलिस लाइन पहुंचेंगे और लगभग 20 जो लाभार्थी हैं उनको जो है ये 20 लाभार्थी चाबी सौंपी जाएगी और जो है आज गृह प्रवेश कराएंगे। जी, कितनी देर का ये कार्यक्रम है सीएम योगी का? जी, हम आपको बता दें कि ये लगभग कार्यक्रम 1 से सवा घंटे का ये प्रोग्राम है ये पूरा। और उसके बाद जो है ये सीधे जो है लूकरगंज स्थित जो है जनसभा को, डीएसए मैदान में जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लगभग 767 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास करेंगे। जी, ये जो फ्लैट बनाए गए हैं तो उनमें किस प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है लोगों के लिए? जी बिल्कुल, वो वातानुकूलित मतलब बाकायदे उस फ्लैट को बनाया गया है जिसमें जो उसमें रहे उसके लिए कोई जो है सुविधा न हो और सभी चीजों का ध्यान रखते हुए वो फ्लैट को तैयार किया गया है। ये वही फ्लैट है जो अतीक अहमद की जो जमीन थी, जो उसने हथियाया था, 2 नंबर के कमाई से उसने ये चीजें तैयार की थी, कब्जियाया था। तो उसी फ्लैट को जो है सरकार ने जो है अपने कब्जे में लेकर जो है गरीबों का आशियाना बनाने का काम किया है। और आज सबसे बड़ा वो दिन है कि जब गरीबों को उसकी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है चाबी सौंपी जाएगी। जी, यहाँ पर 76 फ्लैट की बात हो रही है, तो कितने लोगों को चाबी सौंपी जाएगी? कितने लोग इन 76 फ्लैटों के मालिक बनेंगे? जी, हम आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा लगभग 20 लाभार्थियों को चाबी सौंपी जाएगी। उसके बाद जो है जो और फ्लैट्स हैं वो भी जो है गरीबों के ही जो है चाबी सौंपी जाएगी। जी, शुक्रिया विनय हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हम आपको बता दें कि प्रयागराज दौरे पर हैं सीएम योगी, जहां पर 76 फ्लैटों की चाबी वो लाभार्थियों को सौंपेंगे। ये वही जमीन है जो माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री आवास के तहत फ्लैट बने हैं, जिस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आवास के तहत ये फ्लैट बने हैं, हम आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। आज स्मृति ईरानी सुबह 9 बजे तक लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी। स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा है। स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर रहेंगी। जगदीशपुर के लिए होंगी रवाना। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जगदीशपुर के लिए रवाना होंगी स्मृति ईरानी। रोजगार मेला में भी शिरकत करेंगी स्मृति ईरानी। हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं, जहां वो आज 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जिसके बाद जगदीशपुर के लिए होंगी वो रवाना। रोजगार मेले में शिरकत करेंगी स्मृति ईरानी। हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा है। स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर रहेंगी, जिसमें रोजगार मेला में शिरकत करेंगी स्मृति ईरानी। साथ ही सुबह 9:30 बजे के लगभग लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा। 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगी स्मृति। सुबह 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। एयरपोर्ट से जगदीशपुर के लिए होंगी रवाना। आज 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंचेंगी स्मृति।
स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा है। लगभग 9:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से जगदीशपुर के लिए होंगी रवाना। रोजगार मेले में शिरकत करेंगी स्मृति ईरानी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रणविजय जुड़े हुए हैं। जी रणविजय, क्या कुछ जानकारी है आपकी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ से अमेठी से सांसद हुई स्मृति ईरानी जी, तब से वो लगातार अपने जनपद से बराबर जुड़ी हुई देखी जा रही हैं। वही उसी के मद्देनजर आज जो है उनका 2 दिवसीय दौरा फिर से लगा हुआ है, जिसमें वो 11 बजे औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर पहुंचेंगी, जहां पे वो व्यापारियों के साथ बैठक कर मेगा वितरण शिविर कार्यक्रम में आयोजन करेंगे। जी 2 दिवसीय दौरे पर हैं स्मृति ईरानी, तो क्या इस दौरे के दौरान वो जनसभा भी करेंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जगदीशपुर पहुंचने के बाद जो है वो जगदीशपुर विधानसभा के विश्वकर्मा नगर में एक गांव है फरबतपुर, जहां पे पहुंचकर वो जन संवाद विकास यात्रा का शुभारंभ करते हुए चौपाल भी लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगी और जल्द निराकरण का वो जो है लक्ष्य रखे उनके संवाद को विधिवत जो है रूप से देखा जाएगा। जी और रोजगार मेले में भी शिरकत करेंगी, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आजकल कहीं ना कहीं से एक मुद्दा बना रहता है, जिसको लेकर उसमें उस रोजगार मेले में कई तरह के वो रखे गए हैं, जिसमें कि आपको किस प्रकार का ऋण देना चाहिए जिससे कि रोजगार को बढ़ाया जा सके। ऐसा कुछ कई कार्यक्रम है जिसको लेकर वो कार्यक्रम पे शिरकत करेंगे। जी शुक्रिया रणविजय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगी, जहां पर वो लगभग 9:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जिसके बाद एयरपोर्ट से ही जगदीशपुर के लिए होंगी रवाना। अमेठी पहुंचने के बाद रोजगार मेले में भी शिरकत करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सुबह 9:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी। तो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। साथ ही अमेठी पहुंचने के बाद रोजगार मेले में भी शिरकत करेंगी। अमेठी में 2 दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी सुबह 9:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगी लखनऊ एयरपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का, जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने भारी वर्षा का अलर्ट किया जारी। लखनऊ, सीतापुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। सुबह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। विभाग ने सुरक्षित और सतर्क रहने की अपील। सुबह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। विभाग ने सुरक्षित और सतर्क रहने की अपील। कच्चे निर्माण या दीवार की शरण लेने से किया मना। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट किया जारी।
तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, सीतापुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही सुबह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश लगातार हो रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसी मौसम विभाग के अलर्ट पर हमारी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं, जिसमें सतीश संगम लखनऊ से, कुलदीप पंडित बागपत से और अबरार अली सीतापुर से। तो सबसे पहले हम अबरार आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल भारी बारिश के चलते सीतापुर के क्या हाल हैं? अगर सीतापुर की बात की जाए तो देर रात से ही यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कोई भी दिक्कत ना हो। इसके लिए जो कच्चे मकान है या गांव के किसान हैं, उनको भी अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसे कच्चे मकानों में ना रहें और अपने स्थानीय जहां पर पक्के मकान हो वहीं पर रहें। तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग ने जारी किया था कि मौसम काफी खराब हो सकता है, इसी के चलते लगातार देर रात से यहाँ पर बारिश हो रही है। और सीतापुर की अगर नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ पर नगर पालिका द्वारा लगातार नालों की सफाई इससे पहले भी चल रही है और कहीं पहले से अलर्ट जारी किया गया है कि नालों की सफाई हो और पानी ना भरे। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया है तो लोग भी सहमे हुए हैं। और लगातार अगर गांव की देहात की बात की जाए तो वहां किसानों को भी काफी राहत मिली है कहीं ना कहीं, क्योंकि धान की रोपाई करनी है तो इसके लिए पानी की खास तौर पर आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश हो रही है उसको किसानों को काफी फायदा होने वाला है। जी, बागपत से हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि भारी बारिश के चलते बागपत में किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग? जी, आपको बता दूं, अभी मौसम जो है, मौसम पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि सुबह से ही जो है बारिश का मौसम बना हुआ था और हवा भी तेज चल रही थी, लेकिन उसके बाद अब जो है धूप निकली हुई है और मौसम साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि कभी मौसम अगर मान ले धूप दिखाई देती है तो कुछ ही देर बाद ही मौसम जो है वो तब्दील हो जाता है और उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हालांकि इस तरह को देखते हुए जैसे बारिश के मौसम बन रहा है और जगह जगह पानी का भराव है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर किसानों को भी सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ जो दुकानदार हैं, दुकानों के अंदर पानी तक घुस जाता है। पानी की निकासी न होने के कारण दुकानों में जो पानी भरा हुआ है उससे काफी लोगों को लाखों रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। हालांकि हमारे यहाँ पर जो बने हुए हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग या उसके जो बने हुए हैं, जो बोरिंग बने हुए हैं, उन बोरिंगों की वजह से भी लोगों को बहुत बड़ी समस्याएं हो रही है, क्योंकि पानी की निकासी ना होने के कारण जितना भी जल भराव था वो एक जगह ही एकत्रित हो गया और तालाब में तब्दील हो रहा है। जी, नगर निगम इस पर क्या कुछ तैयारी करी या फिर क्या कुछ ऐसा कर रही है जिससे लोगों को राहत मिले? ये जो सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं, इसको लेकर आने जाने में लोगों को काफी असुविधा का भी सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक वगैरह लग जाता है। जी बिल्कुल, इस संबंध में जब हमारी अभी जिला मजिस्ट्रेट से और एसडीएम वगैरह से इन लोगों से हमारी बात हुई है, तो उनका एक ही कहना था कि जो रेलवे विभाग है, रेलवे विभाग केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, जिनके अंडरपास बने हुए हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, और उसके बाद जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे भी अथॉरिटी के अंदर में आता है, लेकिन ये जिला स्तर के मामला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से पानी भरा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसको साफ कराएगा और कौन किस तरीके से पानी की निकासी होगी, कब लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि बागपत की अगर हम बात करें तो बागपत में 30 गांव से अधिक जो गांव थे, उन लोगों का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है शहरी क्षेत्र से, और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सामान लेने के लिए जाते थे, जो रोजमर्रा की उनकी जरूरत की चीजें थी, वो शहर से ही लेकर जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब संपर्क टूटा है तो वो पूरी तरीके से जो रास्ता था वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है, और अवरुद्ध होने के बाद वो अपने घर पर बैठे हैं और उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया कुलदीप और शुक्रिया अबरार तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी खबर पर लखनऊ से भी हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़े हुए हैं, जिनसे हम मौसम विभाग की जानकारी भी लेंगे। उससे पहले यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ का, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिस पर लखनऊ से हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़े हुए हैं। सतीश, हम आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ के फिलहाल क्या हाल है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और भारी बारिश हो रही है, जिससे जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर अभी तक प्रशासन ने क्या कुछ किया है? देखिए कि लखनऊ में कल से ही बारिश हो रही है। अगर मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह तक यही स्थिति बनने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बहरहाल इसकी स्थिति की बात करें तो लखनऊ की कई ऐसे जगह हैं जहां पे जल भराव की स्थिति बनी हुई है, आवागमन बाधित हो रहा है। खासकर उनके लिए जो सुबह के समय में ऑफिस दफ्तर जाते हैं, किसी काम की वजह से निकलते हैं, उनके लिए दिक्कत हो रही है। खासकर बारिश की वजह से अगर व्यवस्थाएं नहीं है उनके पास तो आवागमन के दौरान भी उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो इसको लेकर नगर निगम लगातार सतर्क है और जगह जगह पर निरीक्षण किया जा रहा है कि जहां भी जल भराव की स्थिति बनी हुई वहां पे निकासी का इंतजाम किया जाए। जो एक तरह से सीवर है या नाला है, अगर किसी तरह से चोक हुआ है तो उसको जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और खासकर गोमती नदी के तरफ जाने वाले नाले पर जहां पर भी ऐसी स्थिति बनी है जहां पे पानी का निकास नहीं हो पा रहा है तो उसका तुरंत करने की भी बात किया जा रहा है। इसके अलावा जलकल विभाग भी अपनी तरफ से तैयार है, क्योंकि अगर ऐसे क्षेत्रों में अगर आप देखें कि जहां पर पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है वहां पर एक तरह से पंप के जरिए भी पानी निकास की व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि बाद में ऐसी स्थिति न बने। क्योंकि अगर आप देखें कि एक सप्ताह तक अगर बारिश होगी तो अगर लगातार बारिश हो रही है तो भयावह स्थिति बन सकती है, लोगों के लिए मुसीबत भी हो सकता है। दूसरी तरफ एक चीज और भी प्रशासन ने एक सतर्कता जारी की है। जो भी जर्जर भूमि है, जर्जर मकान है, पिछली साल हमने देखा कि एक जर्जर दीवार गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार ऐसी घटना ना हो तो उसके लिए भी सतर्कता जारी की गई है कि जो भी जर्जर मकान है उसे खाली करने की भी चेतावनी दी गई है। या फिर ऐसे दीवार जहाँ पे फुटपाथ पे लोग रहते हैं, कहीं से एक तरह से जीवन यापन करने के लिए आते हैं, जो मजदूर आते हैं, खासकर आप देखिए फुटपाथ पे ही अपना बसेरा करते हैं या किसी दीवार के पास में तंबू लगाकर वहां रहते हैं, तो वहां पर उन्होंने साफ जाहिर किया वहां पर ऐसी जगहों पे न रहे जहां पर आने वाले समय में दिक्कत भी हो सकता है। बहरहाल अभी की स्थिति यही है कि अभी इस वक्त बारिश हो रही है लखनऊ में नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। जो मौसम विभाग ने बारिश का अनुमानित तौर पे माना था उसमें 12.2 mm की रफ्तार की बारिश हो रही है। तो यानी कि ये जो चीजें हैं अगर आने वाले समय में इस तरह से स्थिति बनी होगी तो जल भराव की स्थिति बन सकती है। तो बहरहाल अभी स्कूल कॉलेज खुले नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनमानस के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक तरह से अलर्ट मोड पे और उनको एक तरह से एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि ऐसी स्थिति न बने कि जिससे आप लोगों की भी परेशानी हो सके। जी लखनऊ जो है वो राजधानी है यूपी की, तो इसमें जब लखनऊ में ये हाल है तो फिर अन्य जिलों में क्या हाल होते होंगे? साथ ही प्रशासन ने दावे किए थे कि नालों की सफाई की जा चुकी है, उसके दावे भी फेल होते नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है? प्रशासन को अगर इस तरह की स्थिति हर साल बनती, न केवल पहली बार हो रहा है, अगर इस तरह की स्थिति बनती हो तो प्रशासन को चाहिए कि पहले से इसका इंतजाम कर ले। 1 महीने पहले से उनको तैयारी करना चाहिए, जहां भी नाला चौक हो या जहां भी सीवर चौक हो तो उसकी सफाई करवाए। लेकिन अगर आप देखें कि नगर निकाय जो चुनाव था उसके बाद जो काम है वो पूरी तरह से बंद हो गया था, प्रशासनिक हवाले में आ गया था, तो नए सिरे से काम नहीं हो पा रहा। तो अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ समय के पहले ही यहाँ की मेयर ने अपना पदभार ग्रहण किया, तो उसके बाद से भी अलर्ट हो गई है और जगह जगह पे इस तरह की जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, खासकर जल निकासी की या फिर नाले चौक की, तो उसकी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इसके अलावा नए सिरे पर नए स्तर पे कहीं न कहीं जगहों पे जहाँ पे स्थिति ज्यादा भयावह होती है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे पानी निकासी की व्यवस्था बनाई जा रही है। और जो भी सफाई कर्मी है, जो भी उससे जुड़े विभाग के आला कमान है, अधिकारी हैं, उनको भी निर्देश दिए हैं कि आप हर क्षेत्र में जाकर दौरा करें और सुबह के समय जब भी बारिश की स्थिति बढ़ रही है, किसी भी जगह पे ऐसी सूचना मिल रही है कि वहां पानी का निकास नहीं हो रहा है, तुरंत उसका इंतजाम करें और जल्द उसका निस्तारण करें। बहरहाल जैसा कि आप भी बता रही हैं कि प्रशासन को पहले सतर्क होना चाहिए, तो लेकिन अभी भी कहीं न कहीं प्रशासन इसमें लापरवाह दिख रहा है कि जहाँ पे ऐसी भयावह स्थिति बढ़ रही है वहां पर अभी भी प्रशासन के कर्मचारी या स्टाफ वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। कई जगहों से शिकायत लोग कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर पानी की जमावड़ा है, काफी समय से दिक्कत हो रही है, नाले की सफाई नहीं हो रही, तो उसका निस्तारण किया जाए। बहरहाल अभी प्रशासन है जो एक्टिव मोड पे है
और उसकी सारी व्यवस्थाएं कर रही है ताकि आने वाले समय में स्थिति और भयावह ना हो और लोगों को थोड़ी सी राहत मिले और कभी भी ऐसी ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो। जी शुक्रिया सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील भी की है। भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जिसमें कच्ची दीवार के पास रहने के लिए मना किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने अपील की है कि भारी बारिश के चलते किसी भी कच्ची दीवार के पास आप ना रहें। तो बता दें कि सुबह से ही भारी बारिश का अलर्ट जारी है। यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ और प्रयागराज, सीतापुर समेत कई अन्य जिले हैं जहां भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। भारी बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील होते दिख रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और साथ ही वो सारे कार्य कर रहा है जिससे लेकर लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही सड़कों पर पानी भरा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की भी एक तरीके से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें लखनऊ, सीतापुर समेत कई अन्य जिलों में भी बारिश होनी है। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। अस्पताल पहुंचने पर युवक की हुई मौत। आरोपियों ने खुद ही कॉल करके दी पुलिस को सूचना। आरोपियों के मुताबिक चोरी करने आया था युवक, जिसमें युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। युवक को जब अस्पताल लेकर पहुंचे तब वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जो आरोपी हैं उन्होंने खुद पुलिस को फोन करके सूचना दी। पुलिस को उन्होंने बताया कि जो युवक है वो चोरी करने के लिए आया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां खबर देवबंद से है। देवबंद को वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज की सौगात। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह दिखाई हरी झंडी। पूर्व राज्य मंत्री ने रेल मंत्री से की थी मांग। जनता ने लोको पायलट का किया स्वागत। पूर्व राज्य मंत्री ने रेल मंत्री से की थी मांग। जनता ने लोको पायलट का किया स्वागत। दिल्ली से राज्य मंत्री ने ट्रेन में देवबंद तक किया सफर। राज्य मंत्री ने देवबंद के लिए कहा ऐतिहासिक दिन। देवबंद को वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज की सौगात। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने दिखाई हरी झंडी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के रेल मंत्री सम्मानीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में भारत में रेलवे के अंदर एक नई क्रांति और एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित होते हुए आप सबने देखे हैं। विगत माह नई दिल्ली से देहरादून वंदे भारत ट्रेन का संचालन हुआ था और जिस दिन उस ट्रेन का संचालन नई दिल्ली से देहरादून से नई दिल्ली के लिए हुआ था, तो मैंने माननीय रेल मंत्री से आग्रह किया था कि अभी इसका ठहराव तो आपने घोषित नहीं किया है, लेकिन हम देवबंद विधानसभा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि आपका अभिनंदन देवबंद के कार्यकर्ता भी करें, क्योंकि देश की सबसे अत्याधुनिक ट्रेन आपने देहरादून नई दिल्ली के बीच में सहारनपुर मुजफ्फरनगर होते हुए आपने हमें एक नई सौगात दी है। इसी बीच हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। खबर गाजियाबाद से, जहां युवक की पीट कर हत्या। अस्पताल पहुंचने पर युवक की हुई मौत। आरोपियों ने खुद ही कॉल करके दी पुलिस को सूचना। आरोपियों के मुताबिक चोरी करने आया था युवक।
आरोपियों ने खुद ही कॉल करके दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबर गाजियाबाद से है, जहां युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचने पर युवक की मौत हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूरा मामला जानना चाहेंगे। देखिए, ये पूरा मामला गाजियाबाद का जो खोड़ा थाना क्षेत्र है वहां का मामला, जहां पर एक युवक देर रात एक मकान जो घर था उस घर में घुसा, जहां पर जो मकान के जो रहने वाले जो मालिक थे उन लोगों ने इस युवक की पिटाई की है। काफी पिटाई करने के बावजूद उन्होंने खुद पुलिस को सूचना दी कि उनके घर में चोर घुसा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को लेकर अस्पताल जिला गाजियाबाद पहुंची तो वहां पर उस युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद जो मृतक युवक था उसके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है कि जो मकान मालिक थे वो पूर्व परिचित थे और उन्होंने उस युवक की हत्या की है। हालांकि इस मामले में अभी तक जो सारा जो मामला निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रेम प्रसंग का भी एक मामला इसमें निकल कर आ रहा है और पुलिस तमाम मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर जो युवक था लोनी से किस तरह देर रात खोड़ा उस मकान में पहुंचा जहां पर उसकी हत्या हुई है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जो आरोपी जो बनाए गए हैं इस मामले में, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवक था उनके घर में चोरी के इरादे से घुसा था, लेकिन वही जो कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो युवक है वो पूर्व परिचित था और उसका इन युवकों इनके घर पर जो आरोपी हैं उनके घर पर आना जाना था और जो आरोपी युवक है जो मकान मालिक है उसकी पुत्री से भी उसकी जान पहचान थी। तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को लेकर भी यह हत्या हो सकती है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर खुलासा होना बाकी है और पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है और तमाम जो पहलू है उनकी जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हत्या की असल वजह क्या थी। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में जो शिकायतकर्ता थे, जो मकान मालिक थे जिन्होंने युवक की पिटाई की थी, उस परिवार के 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। इस प्रेम प्रसंग का भी एक मामला सामने आ रहा है जिसमें देखना ही होगा कि ये चोरी के इरादे से आया था या फिर प्रेम प्रसंग का कोई मामला हो सकता है। पुलिस इस मामले पर गहन से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का भी एक मामला हो सकता है। युवक जो है वो परिवार से परिचित था, युवक के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है। तो वहीं आरोपियों का कहना है कि युवक चोरी के इरादे से घर में घुसा था। 3 आरोपियों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी और आरोप लगा है कि युवक चोरी के इरादे से घर में घुसा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खबर गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और आरोप है कि वो चोरी के इरादे से घर में घुसा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मऊ की, जहां घूसखोर दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। घूसखोर दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। खबर हम आपको मऊ से बता रहे हैं, घूस लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। घूस लेते हुए दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित से मुकदमे में विवेचना के नाम पर वसूली। पैसे लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। पैसे लेते हुए दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। खबर हम आपको मऊ से बता रहे हैं। मऊ जिले के चिरैयाकोट थाने में तैनात दरोगा विवेचना से नाम हटाने के नाम पर की डिमांड। चिरैयाकोट थाने में तैनात दरोगा का मामला। खबर हम आपको मऊ से बता रहे हैं, जहां घूसखोर दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि मऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दरोगा का घूस लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित से मुकदमे में विवेचना के नाम पर वसूली कर रहे थे दरोगा। पैसे लेते हुए दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। खबर हम आपको मऊ से बता रहे हैं।
पैसे लेते हुए दरोगा का वीडियो हुआ वायरल। मऊ जिले के चिरैयाकोट थाने में तैनात है दरोगा। विवेचना से नाम हटाने के नाम पर की डिमांड। चिरैयाकोट थाने में तैनात दरोगा का मामला। प्रदेश में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान जोरों पर है। इसी के तहत बेमेतरा विधानसभा प्रभारी व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया बेमेतरा पहुंचे और साथ में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां बूथ स्तर के प्रभारी एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र के सिंघौरी वार्ड राका कठिया और ग्राम भुनई भाड़ा में मंत्री डहरिया ने बूथ प्रभारी एवं पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक की, जहां प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही बूथ को मजबूत करने प्रभारियों को निर्देशित किया है। इसके अलावा नगरीय निकाय में सिंघौरी वार्ड तालाब सौंदर्यीकरण, चौपाटी फेज 2, सामुदायिक भवन सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा भी की और आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कर प्रदेश व केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही है। हमारे माननीय विधायक जी ने मांग की थी तालाब का सौंदर्यीकरण का, यहाँ एक चौपाटी निर्माण की मांग की थी, सामुदायिक भवन की मांग की थी, एक हमारे क्रिश्चियन समाज के लिए मुक्ति धाम की मांग की थी, चर्च नहीं मुक्ति धाम की मांग की थी। तो इन सब के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया की घोषणा की है और यहाँ के सीएमओ को निर्देश दिया है जल्दी प्रस्ताव भेजे ताकि काम जल्दी प्रारंभ किया जा सके। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार हर वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से रेत उत्खनन पर रोक लगाई जाती है। तो वहीं धमतरी में रेत पार्टी पर प्रतिबंध के बावजूद चैन मशीनों से अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते जिला प्रशासन और खनिज अधिकारी मूकदर्शक बना हुआ है। सफेद पोश नेता और रेत माफिया जिले की खनिज संपदा को लूटने पर लगे हुए हैं। धमतरी जिले में जिला प्रशासन की लापरवाही और खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से सभी जगह का जो रेत खदान का जो अवधि था 14 मई के बाद समाप्त हो गया है, फिर भी धड़ल्ले से रेत खदान चल रहा है। इसके लिए सीधा जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से पूरा क्षेत्र के जनता की भावनाओं को कदर करते हुए जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अवैध उत्खनन में तत्काल रोक लगाए और जो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं ठेकेदार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। इस वक्त हम आए हैं धमतरी जिला के पूर्व विकास खंड के ग्राम सेलदीप से जो रोड है जो मेघा को जोड़ती है उस रोड में हम मौजूद है। यहाँ पे मंदरौत के नाम से एक खदान का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंदरौत जो खदान है वो इसके आगे है और उसका जो टेंडर का डेट था वो समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके मंदरौत के नाम से इस खदान को चलाया जा रहा है अवैध रूप से। जो 14 खदानें हैं उनको अनुमति है और उस अनुमति की सूची में मंदरौत खदान का कोई उल्लेख नहीं है। और बारिश की स्थिति को देखते हुए 10 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए शासन द्वारा सभी रेल घाटों को बंद किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस प्रकार से 2 जेसीबी मशीन के माध्यम से हाईवा जो है उसको लोड किया जा रहा है। इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 जेसीबी मशीन जो है लगाया गया है इस खदान में रेत लोड करने के लिए। और हमारे द्वारा अभी धमतरी के जो सहायक खनिज अधिकारी है बजरंग पैकरा, उनको फ़ोन कर सारी जानकारी सारी डिटेल बताया गया है। उन्होंने रेत घाट पे टीम भेजने की बात कही है। देखना होगा कि अब वो टीम भेजते हैं या उनकी टीम आने से पहले यहाँ से जो जेसीबी मशीन है और जो हाईवा है उनको निकाल दिया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर में जयसवाल धर्मशाला में बंजारा समाज का महाअधिवेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में बंजारा समाज के नेता, राजनेता, सांसद, विधायक, अधिकारी सहित समाज के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश में निवासरत समस्त बंजारा समाज को आरक्षण दिया जाए। कार्यक्रम में कर्नाटक राज्य से उमेश जाधव ने कहा, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को टिकट दिलाऊंगा, जिताने की तैयारी करने की बात की। वहीं बंजारा युवा संघ प्रदेश अध्यक्ष राम पवार ने अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खूब खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को घोषणा याद दिलाई कि घोषणाओं का क्रियान्वयन करने की बात कही। बंजारा समाज वर्तमान सरकार से नाराज 10 राज्यों से आए सामाजिक राजनेताओं को दर्द सुनाया। समाज के राजनेताओं ने बंजारा समाज महाधिवेशन कार्यक्रम के मंच से समाज को जागरूक किया। समस्त बंजारा समाज के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मैं यही बोल रहा हूँ, कर्नाटका में 20 लाख 40 लाख लोग हमारे स्टैंड है। वहाँ पर 70 साल के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर जिताकर MP बनाई है। तो यहाँ पर भी वैसे होगा कि यहाँ पे टिकट देंगे और हम जीतेंगे। समाज को एक ही संदेश दिया है चाहिए, गरीब समाज है, मेहनती समाज है, मेहनत करने की और मेहनत करने वाली समाज है और सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली समाज है। ये हमारे जो रामराव महाराज, संत जवाहरलाल महाराज उनके जो मार्गदर्शन है, चलकर हम एक रहना चाहिए। एक रहे तो हमको हर चीज़ मिलती है, ये संदेश दिया। आपका परिचय? मैं डॉक्टर उमेश जाधव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटका, गुलबर्गा से हूँ। गुरुग्राम के किसानों ने 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के मामले में सुनवाई की मांग की है। सरकार को चेतावनी दी कि किसान खेती के जमीन का अधिग्रहण नहीं करने देंगे। किसानों ने सीएम और बीजेपी नेता पर निशाने साधते हुए कहा कि कई सालों से किसान 1810 एकड़ जमीन पर किसानी कर रहा है। अंग्रेजों के जमाने के काले कानून थोपना बर्दाश्त से बाहर है। आजादी के पहले के कानून को ढाल बनाकर किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। किसानों ने सरकार व प्रशासन को 2 बजे तक का समय दिया। सरकार व प्रशासन की तरफ से एडीसी के जवाबों से किसान संतुष्ट नहीं हुए। किसानों के समर्थन में आए नवीन जयहिंद ने कहा कि किसानों की है, 36 बिरादरी की जमीन है। अगर किसानों का मन करेगा तो सरकार को जमीन देंगे और किसानों का मन नहीं करेगा तो किसान सरकार को जमीन नहीं देंगे। सरकार को किसानों के साथ दबाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने किसानों से जोश भरते हुए कहा कि जिस इलाके में आप रहते हो, यह इलाका वीरों की भूमि रहा है। यहाँ के लोग उन्हीं वीरों की संतानें हैं, लेकिन यहाँ के नेता, विधायक और सांसद कमजोर हैं, जो किसानों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। 1128 बताओ तो भाई साहब, मैं कहने दूंगा मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और मेरी माताएं बहनें, देखो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बात जब मुद्दे की आ रही है बैठना चाहिए ना। देखो 2024 के चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। वर्तमान सरकार के एक और विकास रख रही है। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के 1,80,000 खाली पदों के लिए सीईटी परीक्षा पास करने वाले 3,57,000 युवाओं को नौकरी मिलने की बात अभी भी संभावना नजर नहीं आ रही है। हरियाणा सरकार द्वारा बार बार परीक्षाएं रद्द करने और परिणामों को रोक देने की वजह से प्रदेश का युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आक्रोशित और साथ ही युवा आक्रोशित भी है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने गुरुग्राम में शहर में सरकार के पुतले फूके। आम आदमी पार्टी ने मांग की सभी खाली पदों को तुरंत भरा जाए और सभी सीईटी पास अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का शीघ्र मौका दे। प्रदेश में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं की संख्या करीबन 25 लाख है। 19,22,000 बेरोजगारों की उम्र 20 से 24 साल है। हर 3 स्नातक डिग्री होल्डर्स में से 1 स्नातक बेरोजगार है। युवा बेरोजगारी के कारण अपराध और नशे के दलदल में फंस रहे हैं। चुनावी साल के चलते फरीदाबाद वल्लभगढ़ की अनाज मंडी में 9 जुलाई को विधानसभा स्तर पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री एवं वल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 9 जुलाई को वल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने जा रहा है। करीब 5 से 6 हजार विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ ही हरियाणा के प्रदेश प्रभारी विपुल देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और तमाम विधायकगण मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है। 2024 के चुनाव में काफी कारगर साबित होगा। कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता सरकार की रीति रणनीति जन जन को देंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र मंडल के पदाधिकारी और जो जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, प्रदेश लेवल के सबकी मीटिंग बुलाई है। 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बल्लभ विधानसभा पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और इसको आयोजन बल्लभ मंडी में रखा है। उसकी तैयारी के तहत जिसके प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय प्रभारी विपुल देव जी और सभी विधायक, हमारे लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी विधायक, सभी जिले के पदाधिकारी सब इस सम्मेलन में रहेंगे। ये बड़ा सम्मेलन होगा और पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।